नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश कुमार परमार और गौरव ज्ञान धारा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात एक अन्य शाखा ओपीडी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों, हमने अंतिम कक्षा में पाठ्यक्रम अनुसार हमने शब्द शुद्धि की और जो है भिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से शब्द शुद्धि को देखा कि किस किस प्रकार से किस किस प्रकार के शब्द जो है आपके प्रत्यक्ष रूप से आपके परीक्षा हॉल में आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं और उसकी शुद्ध वर्तनी जो है वो किस प्रकार से हो सकती है। मैंने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके समक्ष कुछ ऐसे ही शब्द प्रस्तुत किए हैं जो हमेशा जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने के पूरे पूरे आसार रहते हैं। तो उम्मीद है मित्रों कि आप उनको भलीभांति समझ पाए होंगे और उनकी जो है प्रकृति है, उनकी जो वर्तनी है वो किस प्रकार की रह सकती है, किस प्रकार से उनको शुद्ध किया जा सकता है, ये भी आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा। हम लगातार यहां पर भाषा का सुधार करते हुए जा रहे हैं। भाषा से संबंधित जितने भी सुधार के जो पाठ्यक्रम अनुसार जो बिंदु है उन सभी को बड़ी ही बारीकी से और प्रत्येक एंगल से, प्रत्येक दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो आने वाली इन प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही सुनिश्चित तरीके से और संतुष्टिपूर्वक हो पाए। तो लीजिए मित्रों, इसी क्रम में आज एक नए बिंदु के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं जिसका नाम है वाक्य शुद्धि। हमने अभी तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि है, वो अंतिम कक्षाओं में हमने इनको पूरा किया है पूरे समर्पण के साथ और पूरी कह सकते हैं कि जद्दोजहद के साथ उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लीजिए आज एक नए बिंदु के साथ वाक्य शुद्धि। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वाक्य अशुद्धियां जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। उनके भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप्स रहते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं जिसमें आपके समक्ष जो है वाक्य अशुद्धियों को लेकर कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपसे इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उन्हें किस प्रकार ठीक करना होगा, कौन कौन सी ऐसी त्रुटियां हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। कई बार हम देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि पूरा सेंटेंस आपको सही लगता है लेकिन आप पता नहीं कर पाते कि इसमें कहां अशुद्धि है। तो वही कोई बारीकियां, इस प्रकार की बारीकियां जो वाकई में आपको एक वाक्य को शुद्ध करने की और जो है आपके पास में एक समक्ष नियम के अकॉर्डिंग हम उसको देख पाएंगे कि किस किस प्रकार से कौन कौन सी त्रुटियां जो है वो हो सकती है और उन्हें भली भांति किस प्रकार से चेक करना है और किस तरीके से एक सही उत्तर तक पहुंचना है ताकि आपका जो वाक्य शुद्धि से संबंधित जो भी बिंदु है, जो भी प्रश्न है वो बिल्कुल सही हो पाए। तो लीजिए मित्रों, आज की इस कक्षा का आगाज करते हैं, वाक्य शुद्धि की ओर निकलते हैं। देख लें वाक्य शुद्धि। तो अब देखिए बात है वाक्य शुद्धि की, इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि में इसकी कुछ पहचान, उसके कुछ नियम, इसकी परिभाषा, इसके लक्षण जो भी है बन पड़ते हैं, जो प्रकृति होती है कि किस किस टाइप के आपके समक्ष जो है प्रस्तुत हो सकते हैं प्रश्न, उन सभी टाइप्स को देखते हुए सबसे सर्वप्रथम देखेंगे कि कौन कौन सी शब्द शुद्धि को लेकर समस्या इर्द गिर्द रहती है। तो देखें कि शब्द शुद्धि के साथ साथ कई बार वाक्य अशुद्धियां भी जो है आपको पाठ्यक्रम अनुसार पूछी जाती है। जिस प्रकार से शब्द शुद्धि होना भी एक भाषा का सुधार का बहुत बड़ा नियम रहता है, उसी प्रकार से वाक्य अशुद्धियां भी जो है आपके समक्ष रहती है। उनको किस प्रकार से ठीक किया जाए। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं कि शब्द शुद्धि के साथ साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाई यदि आप भाषा का सुधार करना चाहते हैं, यदि आप अपनी भाषा में भाषा को मजबूत करना चाहते हैं तो शब्द शुद्धि तो है ही है, लेकिन साथ साथ में वाक्य शुद्धियां भी होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि वर्ण से शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य, ये सभी एक क्रम में चलते हैं। आपको सबसे पहले वर्णों का ध्यान होना चाहिए, फिर शब्दों का ध्यान होना चाहिए, पदों का ध्यान होना चाहिए और फिर जाके वाक्य का भी ध्यान होना चाहिए। हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य जिस प्रकार से बनते हैं उनमें कौन कौन सी त्रुटियां हैं और किस किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। जिस प्रकार से शब्द शुद्धि है उसी प्रकार से वाक्य अशुद्धियों को भी ठीक करना सही रहता है। तो देखिए कि यदि आप भाषा को शुद्ध करना चाहते हैं तो शब्द शुद्धि के साथ साथ में आपको वाक्य अशुद्धियों का भी ध्यान रखना होगा। वाक्य में अनावश्यक शब्द, कई बार क्या होता है कि वाक्य में मतलब कौन कौन प्रकार से किस किस प्रकार से जो वाक्य अशुद्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहले है कि अनावश्यक शब्द,
एक अनावश्यक शब्द भी कई बार उपस्थित हो जाते हैं, उस कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, तो ध्यान रहे कि अनावश्यक शब्द अपने वाक्य में न रहे। फिर है अनुपयुक्त शब्द। देखो, एक तो है अनावश्यक, जिस शब्द की आवश्यकता ही नहीं है, जिस शब्द की आवश्यकता ही नहीं है, अनावश्यक शब्द, और अनुपयुक्त शब्द, अनुपयुक्त शब्द, ये दोनों ही त्रुटियां जब रहती है तब वाक्य अशुद्ध हो जाता है। फिर देखें, सही क्रम, अगर वाक्य का सही क्रम भी नहीं है तब भी जाकर कहने की समस्याएं रहती है, ठीक है ना। फिर है अनविति, क्रम या अनविति होने से, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग नहीं होने से, सही सर्वनाम या क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। ये सारे ही वो टाइप्स हैं जिस टाइप से आपके वाक्य अशुद्ध होने के कहीं ना कहीं जो है वो चांसेस रहते हैं। तो उन सभी प्रकारों से हम देखेंगे, उन तमाम उदाहरणों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। उन उदाहरणों के माध्यम से इनको पुष्ट करेंगे हम कि किस प्रकार से अशुद्धियां आपके समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है और उसको किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार से ठीक करना है। जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य को हानि पहुंचाते हैं, मतलब कि सबसे पहले उसके अर्थ तो प्रभावित होते ही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं भाषा सौंदर्य में भी जो है हानि होती है। तो उन सभी चीजों को देखते हुए हम चाहेंगे कि भाषा की सुंदरता में जो है वो कहीं ना कहीं हानि न पहुंचे और हमारा वाक्य की सुंदरता जो है वो बनी रहे। तो लीजिए, वाक्यगत अशुद्धियां, वाक्य में पाई जाने वाली जो अशुद्धियां है उसके जो व्यवहार में वाक्यगत अशुद्धियां निम्नलिखित स्तरों पर देखिए, मतलब कि इसके कितने टाइप्स हैं, किस किस स्तर पर जो है वो अशुद्धियां देखी जा सकती है। तो सबसे पहले पद प्रयोग स्तर पर, पद जो प्रयोग होते हैं, जैसे कारक चिन्ह के साथ जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो पद कहलाते हैं। तो पद प्रयोग के स्तर पर भी जो अशुद्धियां देखी जा सकती है। सर्वप्रथम हम उनको देखेंगे, ये इसका फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप है इसका वाक्य के स्तर पर, जब वाक्य का निर्माण हो जाता है तो वहां पर भी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं पद प्रयोग के स्तर पर। पद प्रयोग के स्तर पर देखते हैं कि पद प्रयोग के स्तर पर निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां देखी जाती है। इसमें पहला है अविकारी रूपों के प्रयोग की अशुद्धियां। कैसे? अविकारी रूप, मैंने आपको बताया कि अविकारी शब्द, अविकारी रूप, अविकारी रूप मतलब कि जो अविकारी रूप के स्तर पर जितने भी प्रयोग होते हैं वहां पर किस किस प्रकार से अशुद्धियां रह सकती है। तो देखिए, कभी कभी लिंग वचन के कारण अविकारी शब्दों में परिवर्तन के कारण अशुद्धियां पाई जा सकती है। अविकारी जो शब्द होते हैं, अवय होते हैं, जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार इसमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, एज इट इज रहते हैं, ज्यों का त्यों उनका प्रयोग होता है। वहां पर भी कई बार जो है उनका उचित प्रयोग नहीं होने के कारण या अविकारी शब्दों में परिवर्तन के कारण भी अशुद्धियां वहां पर पाई जा सकती हैं। ऐसी चीजों में हम देख सकते हैं कि वहां पर भी जो अशुद्धि होने के चांसेस रहते हैं। उन अशुद्धियों को यहां पर तमाम उदाहरणों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। देखा आपने कि यहां पर सबसे पहली अशुद्धि जो है वो है पद प्रयोग के स्तर पर और दूसरी है वाक्य के स्तर पर, ठीक है ना, वाक्य प्रयोग के स्तर पर। तो यहां पर सर्वप्रथम हम देख रहे हैं अविकारी और पद प्रयोग। देखो, पहला टाइप से पद प्रयोग के स्तर पर देख रहे हैं और उसमें सबसे पहली जो है अविकारी रूपों के शब्दों का प्रयोग जब होगा, जब परिवर्तन न होने पर किस किस प्रकार से तकलीफें समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से दो प्रकार की स्थिति है, कि दो प्रकार के प्रयोगों के स्तर पर हम देख सकते हैं कि अशुद्धियां जो है यहां पर पाई जा सकती है, पद प्रयोग स्तर पर और वाक्य के स्तर पर। तो सबसे पहले हमने देखा कि पद प्रयोग के स्तर पर अविकारी रूपों के प्रयोग की अशुद्धियां, इसको हम यहां पर देखेंगे फर्स्ट टाइप में, इसके उदाहरण देखेंगे, फिर बात करते हैं कि किस किस टाइप से क्लियर हो सकता है इसको, ठीक है। यह है आपके समक्ष कुछ शुद्ध वाक्य जिनको हम यहां पर शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये अविकारी शब्दों के प्रयोग के कारण जो अशुद्धि है वो किस प्रकार से हो सकती है। मेरे भाई कल को आएंगे। अब देखिए, यहां पर देखिए, मेरे भाई कल को आएंगे,
अब यहां पर ये न होकर देखो इस प्रकार में अविकारी शब्दों का प्रयोग जो किस प्रकार से हो रहा है, मेरे भाई कल आएंगे। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं और इस प्रकार से ये मेरे भाई कल को आएंगे नहीं, बिल्कुल ही देख रहे हैं आप यहाँ पर किस प्रकार से जो है जो है अशुद्धि नजर आ रहा है। इस सेंटेंस को पढ़ते हुए भी हमें प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये गलत है। फिर देखिए, मुझे अनेकों लोगों ने आशीर्वाद दिया, मुझे अनेकों लोगों ने आशीर्वाद दिया। ये न कह के हम कहेंगे मुझे अनेक, अनेक में ही तो अब अनेक तो वाकई में बहुवचनी है, अब यहां पर अनेकों करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे अनेक लोगों ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से इसको हम सही कर सकते हैं। फिर है उसे 50 पैसे चाहिए। अब उसे 50 नहीं 50 ही होते हैं, उसे 50 पैसे चाहिए, उसे 50 पैसे चाहिए। इस प्रकार से इसको सही कर सकते हैं। फिर सबों ने मेरी प्रशंसा की, न होकर क्या होगा, सबने, सबने मेरी प्रशंसा की। कृपया करके मुझे जाने दो, कृपया करके मुझे जाने दो। अब ये करके की तो आवश्यकता ही नहीं है, कृपया में ही करना आ गया, ठीक है ना। तो कृपया मुझे जाने दे, इसको सही कैसे करेंगे, कृपया मुझे जाने दे, कृपया मुझे जाने दे। इस प्रकार से हम यहां पर इन अशुद्ध वाक्यों को जो अविकारी रूप परिवर्तन है उस प्रकार से जो है अशुद्धियां वहां पर नजर आ रही है उनको हम इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। मित्रों एक चीज ध्यान दें कि ये प्रश्न जितने ही आपको सरल दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, और हमेशा ध्यान रखें आप पूर्व में हुई कई प्रतियोगी परीक्षाओं को देखें कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। बस ये है कि जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठे तो अपने माइंड को शांत रखें और शांत करते हुए आप किस प्रकार से उन सेंटेंस को पढ़ना है और भली भांति पढ़ते हुए कहां पर कौन सी समस्या है उसको देखें कि वहां पर अविकारी शब्दों में तो कोई समस्या नहीं है। अब अनेकों शब्द देखो तो यहां पर अनेक शब्द में ही बहुवचन आ जाएंगे, उसमें अनेकों करने की आवश्यकता ही नहीं, अनेक कोई एक नहीं है, अनेक उसी में शामिल है, बहुत सारे लोग उसी में शामिल है। तो इस प्रकार की आपको पढ़ते वक्त हो सकता है कि कई बार ये समस्या जब नजर ना आए, क्योंकि जल्दबाजी में या रजिस्ट्रेशन में कई बार ये हो जाता है कि आप समस्या को, त्रुटि को है पकड़ नहीं पाते हैं। शांति से पढ़ेंगे तब जाकर ये चीजें आपको नजर आएगी। और ध्यान रहे इसी टाइप के ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इन्हीं उदाहरणों का बार बार आपको अभ्यास करना है और उनको ठीक करने का प्रयास करना है ताकि आप जो है इसको किसी भी प्रकार से गलत न कर पाए। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। फिर एक नेक्स्ट टाइप को भी देखते हैं, इसी में देख लें आप, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, यहां पर जिस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से अशुद्ध वाक्य हैं, इनको हमने जो अविकारी शब्दों के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से अशुद्ध आती है उनको शुद्ध कर दिया, सामान्य से चीजें हैं ये। अब नेक्स्ट है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह जो कारक की विभक्तियां होती हैं उसके आधार पर शब्दों का निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। उसमें देखिए उसके प्रयोग की अशुद्धियां कारक चिन्हों के उचित प्रयोग की ओर ध्यान न देने के कारण क्या होता है कि कारक चिन्हों का जो होता है वो एक विशेष तरीके से उनका प्रयोग होता है। अगर आप कारकों का प्रयोग ढंग से नहीं करेंगे या उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वहां पर अशुद्धि जो आने के चांसेस 100% रहते हैं। वो किस प्रकार से आपके समक्ष
वो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या आपके समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है, उनको देखते हैं हम। और प्राय वाक्य में ऐसी अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो देखिए, हमने रात को खूब सोया, अब ये न होकर क्या हो गए, हम रात को खूब सोए। हम रात को खूब सोए। अब हम है तो इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए, हम रात को खूब सोए। नेक्स्ट है, मेरी बात वह हंसी से टाल गया। मेरी बात वह हंसी से टाल गया, हंसी से न होकर हंसी में टाल गया, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस दूसरा है, यहां पर आपको लिखना है, मेरी बात वह हंसी में टाल गया। ठीक है मित्रों। फिर है, मैंने कल जाना है। अब देखो, मैंने कल जाना की जगह क्या करेंगे, मुझे कल जाना है। क्या कहेंगे, मुझे कल जाना है। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, मुझे कल जाना है। इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। फिर देखो, तेरे को क्या चाहिए। तेरे को क्या चाहिए, अब ये शब्द आ गया, तेरे को क्या चाहिए, मतलब बिल्कुल ही जो है यहां पर देखो, कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा किस टाइप से कारक की विभक्तियों की कारण जो है अशुद्ध या इनका सही प्रयोग न होने के कारण वाक्य अशुद्ध नजर आ रहा है। ठीक है, तेरे को, तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या लिखेंगे हम, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। फिर है, बच्चा मैदान पर चल रहा था। अब मैदान के ऊपर चलेगा या मैदान में चलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ध्यान रखना, मैदान पर नहीं, मैदान में चल रहा था। यहां पर लिखेंगे हम समय। अब देखिए, बच्चा मैदान में चल रहा था। फिर नेक्स्ट, छत में मत खेलो। अब छत में नहीं होता, छत पर होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कारक विभक्तियों का सही प्रयोग न होने के कारण भी वाक्य में अशुद्धियां हो सकती है। देखो, छत में मत खेलो न लिखकर हम यहां पर लिखेंगे छत पर मत खेलो, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखें, छत पर मत खेलो। ठीक है, इस प्रकार को हम इसको सही कर सकते हैं। ये सारे अशुद्ध वाक्य हैं और किस प्रकार से यहां पर कौन कौन सी समस्या नजर आ रही है और किस टाइप से हम इसको ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट बात तो ये होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कौन सी त्रुटियां हैं, किस कारण त्रुटि हो रही है। तो मैं यहां पर टाइप से बता रहा हूं आपको कि यहां पर जैसे अविकारी शब्दों को लेकर समस्या है, यहां पर कारक चिन्हों को लेकर समस्या है, और ये उदाहरण है और उनको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये अशुद्धियां किस किस प्रकार से आपके समक्ष थी, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अब तक हमने दो प्रकार देखे हैं, अविकारी शब्दों का उचित प्रयोग न होने पर और कारक चिन्हों का सही ध्यान से उनका प्रयोग न करने पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है विकारी शब्दों के पद निर्माण की शुद्धियां। अब देखिए, तीसरा टाइप से यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां पर पद प्रयोग के स्तर पर। देखो, दो प्रकार की शुद्धियां होने के चांसेस रहते हैं यहां पर वाक्य शुद्धि में, पद प्रयोग के स्तर पर और वाक्य स्तर पर। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किस पर, पद प्रयोग के स्तर पर, जिसमें सबसे पहला हमने देखा यहां पर
अविकारी शब्द के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर। अब विकारी शब्दों के पद निर्माण में अशुद्धियां। विकारी, अविकारी मतलब कि लिंग वचन कारण काल के अनुसार जो भी शब्द जो उसमें किसी प्रकार का प्रयोग, किसी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द अविकारी कहलाते हैं। अब विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली लिंग वचन कारक काल के अनुसार हो सकती है, उसे हम कहेंगे विकारी शब्द। तो विकारी शब्दों के पद निर्माण में अशुद्धियां। तो विकारी शब्दों के पद निर्माण अर्थात संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है एवं क्रिया के अशुद्ध प्रयोग के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर बात करेंगे संज्ञा से रिलेटेड, सर्वनाम से रिलेटेड, विशेषण है, क्रिया है, उनसे संबंधित जो अशुद्धियां हैं, उन शब्दों का सही प्रयोग न करने की वजह से भी अशुद्धियां वाक्य में हो सकती हैं, उसको लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए कुछ अशुद्ध वाक्य हैं जिनको उदाहरणों के माध्यम से हम सही करते हुए देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, लड़का ने भी जाने की जिद की। अब लड़का ने भी जाने की जिद की, जबकि यहां पर देखिए ये जो लड़का है इसको हम किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर जो अशुद्धि है वो यहां पर विकारी शब्दों के निर्माण में, अर्थात यहां पर सही होगा लड़के ने भी जाने की जिद की। लड़के ने भी जाने की जिद की। फिर है फूलों की सौंदर्यता देखते ही बनती है। मैंने आपको कहा था कि ये शब्द जो है सही नहीं है। सौंदर्यता, सौंदर्य में ही वो चीज आ गई तो ता लगाने की क्या आवश्यकता, ठीक है ना। तो फूलों की सौंदर्यता देखते ही बनती है, अर्थात ये न होकर ये होगा कि फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। देखते ही बनती है। देखते ही बनती है। प्रत्येक व्यक्तियों को शुद्ध बोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्तियों को, अब प्रत्येक आ गया और व्यक्तियों, तो यहां पर देखिए किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध बोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध बोलना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। फिर है कोई डॉक्टर को बुला दो। अब कोई डॉक्टर को ना बुलाकर यहां पर क्या होगा, किसी डॉक्टर को बुला दो। किसी डॉक्टर को बुला दो। किसी डॉक्टर को बुला दो। फिर उसने पुस्तक पढ़ चुकी है। उसने पुस्तक पढ़ चुकी, बिल्कुल रॉन्ग है यहां पर। देखिए, उसने पुस्तक पढ़ ली है। उसने पुस्तक पढ़ ली है। इस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है। यह काम मैंने करा है, बिल्कुल ही किया जो है देखो सही नहीं है, तो यह काम मैंने किया है। यह काम मैंने किया है। इस प्रकार से इसको ठीक कर सकते हैं। फिर है मेरा भतीजा विद्यालय में प्रवेश हो गया। बिल्कुल ये शब्द का उचित प्रयोग नहीं है यहां पर, और ये होगा मेरा भतीजा विद्यालय में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट हो, इस प्रकार से इसको ठीक से कर सकते हैं। फिर गांधी जी महान था। बिल्कुल गलत, ऐसा हो नहीं सकता। गांधी जी महान थे। गांधी जी महान थे। सम्मान का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। गांधी जी महान थे। फिर मैं मेरे घर जाऊंगा।
तो यहां पर देखिए कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है, और सर्वनाम संबंधी अशुद्धि यहां पर मैं अपने घर जाऊंगा, इस प्रकार से हम इसको सही कर सकते हैं। मैं अपने घर जाऊंगा, ठीक है। फिर तुम्हारी कहानी तुम ही सुनाओ, अर्थात यहां पर तुम्हारी नौकर अपनी कहानी होगा। अपनी कहानी, यहां पर देखिए अपनी कहानी तुम ही सुनाओ। अपनी कहानी तुम ही सुनाओ। फिर मौसम बहुत सुहानी है, यहां पे लिखा हुआ है सुहानी है, ठीक है ना, तो यहां पर होगा मौसम बहुत सुहाना है, ठीक है ना। इस प्रकार से देख सकते हैं कि कुछ यहां पर विकारी शब्दों के पदों के निर्माण में जो अशुद्धियां हैं वो किस किस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकती हैं, और वो त्रुटियां कौन सी हैं, और किस किस माध्यम से आप उसको देख सकते हैं और फिर ठीक किस तरह से किया जा सकता है। ध्यान रहे मित्रों, ये देखने में हो सकता है कि आपको बहुत इजी क्यों लगे, लेकिन कई बार ये सरल वाक्य जो है आपके समक्ष इस तरीके से प्रस्तुत होंगे जो आपको कहीं ना कहीं भ्रांति में डालने का कार्य कर सकते हैं। देख लें इन्हें, और किस प्रकार से इनको ठीक किया जा सकता है वही मैंने आपके सामने सॉल्यूशन भी लिख दिए हैं, इस तरीके से इनको सही करेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में वाक्य शुद्धि या वाक्यगत अशुद्धियों को लेकर प्रस्तुत हो सकते हैं। देख लें इन्हें, आगे चलते हैं। इस तरीके से मित्रों आपने यहां पर देखा कि किस किस प्रकार से ये तीन प्रकार की अशुद्धियां हमने देखी, और उन अशुद्धियों को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। ये पद प्रयोग के स्तर पर जो है वाक्य अशुद्धियां आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकती है। ये वो टाइप्स थे, ये वो प्रकार थे। अब हम चलते हैं आगे। अब बात कर रहे हैं हम वाक्य के स्तर पर। जैसा कि मैंने आपको सर्वप्रथम ये बताया था कि वाक्य अशुद्धियां या वाक्यगत अशुद्धियां किस किस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकती हैं, उसमें मैंने सबसे पहले आपको दो टाइप बताए, पद प्रयोग के स्तर पर और वाक्य के स्तर पर। अब पद प्रयोग के स्तर पर मैंने आपको तीन टाइप आपके बताए, अविकारी, विकारी, और किस प्रकार से कारक चिन्हों के अनुसार जो है वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और किस किस प्रकार से आपको भ्रांति में डाल सकती है, और किस प्रकार से आप उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है वाक्य के स्तर पर कुछ कमियां। हो सकता है कि पद प्रयोग के स्तर पर कुछ मैं आपको एग्जांपल और भी बता दूं, लेकिन एक बार पुनः आज इस कक्षा में हमने पद प्रयोग स्तर को यहां पर देख लिया है। अब हम चल रहे हैं वाक्य के स्तर पर। अगर मेरे पास कुछ और समय रहा तो मैं आपको पद प्रयोग के स्तर पर कुछ और जो है एग्जांपल यहां इस कक्षा के माध्यम से प्रस्तुत करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वाक्य के स्तर पर, वाक्य के स्तर पर निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां देखी जा सकती हैं, जिसमें सबसे पहले है पद क्रम की अशुद्धियां। किसकी? पद क्रम, पदों का जो क्रम होता है उसमें भी कई प्रकार की अशुद्धियां फलीभूत हो सकती है। और तो वो किस प्रकार से हो सकती है, उसका क्या कारण है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। कि प्राय लिखने से पूर्व अधिक सोच विचार किया जाता है। जब भी हम कोई लिखित कार्य करते हैं, जो कोई लिखावट में कोई कार्य होता है, किसको लिखित लिखना होता है, तब तो क्या होता है, हमारे पास पर्याप्त समय होता है, हम सोच विचार कर लिख देते हैं। लेकिन जब आप सडन आपको कुछ बोलना हो तो उस समय यदि आप अभ्यास रहित हैं और बोलना है, तो उसमें क्या होता है, आपका एक फिक्स जो है वो एरिया, क्राइटेरिया नहीं रहता है। आप बोलना स्टार्ट करते हैं, बोलना कई बार बोलते बोलते आप जो है या तो अधिक बोल जाते हैं या कम बोल जाते हैं, या अधिक शब्दों का प्रयोग करना होता है, अच्छे शब्दों का, तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं हो पाता है, या फिर कहीं ना कहीं वहां पर जो है अशुद्धि होने के चांसेस रहते हैं। तो जैसा
हम लिखते हुए जितनी जो है बिल्कुल सुंदरता के साथ शुद्धता के साथ लिख पाते हैं, उतना बोलने में कहीं ना कहीं जो है समस्या उत्पन्न होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखिए कि प्राय लिखने से पूर्व अधिक सोच विचार किया जाता है, किंतु बोलते समय भाषा प्रवाह के कारण सोचने विचारने का समय कुछ कम रहता है। हम जब बोलते हैं ना, तो उस समय भाषा प्रवाह होता है, एक लगातार जो है वो दौर चलता रहता है, उस समय सोचने विचारने का हमारे पास कुछ कम समय रहता है। ठीक है ना। आप परफेक्शन के साथ, मतलब कि जो चीज आपको बोलनी होती है उसमें बहुत ही अभ्यास रहेगा, तब जाकर ही परफेक्शन के साथ वो चीज जो है आप वहां पर संप्रेषित कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं और हो सकता है कुछ व्यवहारिक व्याकरण के दृष्टिकोण से भी कुछ अशुद्धियां उत्पन्न हो जाए। अतः प्राय पदों के गलत क्रम के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जो क्रम होता है वो कहीं ना कहीं भंग हो जाता है और उस क्रम भंग होने के साथ ही गलतियां या त्रुटियां होने के आसार कुछ ज्यादा बन जाते हैं और हम जैसा बोलते हैं प्राय वैसा ही लिख देते हैं। जैसा बोलेंगे वैसा लिख लेंगे। परिणाम स्वरूप लिखित भाषा में भी ऐसी अशुद्धियां पाई जाती है। ऐसे वाक्य प्राय हास्यास्पद व अर्थ का अनर्थ कर देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? या तो बोलते वक्त क्या होता है कि जो चीज पहले बोलनी होती है, शब्द जो पद पहले बोलना होता है वो बाद में बोल देते हैं और बाद में बोलने वाला पहले बोल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाषा प्रवाह के कारण जब वो वाक्य बनकर सामने आता है, संप्रेषित हो जाता है, तो या तो हास्यास्पद होगा या अर्थ का अनर्थ कर देता है। कैसा होगा? या तो हास्यास्पद होगा या अर्थ का अनर्थ कर देता है। ये कुछ त्रुटियां निकलकर सामने आती है। अर्थ का अनर्थ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्थ का अनर्थ कर देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार में कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे रहते हैं, ऐसे वाक्य रहते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको यहां पर हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हुए उनको सही करने का प्रयास करेंगे और जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो देखिए, यह है कुछ अशुद्ध वाक्य और यहां पर हम शुद्ध वाक्य करने की कोशिश करेंगे। शुद्ध वाक्य, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैं शुद्ध गाय का दूध पीता हूं। मैं शुद्ध गाय का, अब देखिए क्या होता है कि भाषा प्रवाह के कारण शुद्ध गाय, अब ये शब्द बिल्कुल बैठ नहीं रहा। शुद्ध गाय, शुद्ध तो दूध होना चाहिए। तो यहां पर शुद्ध या जो यहां पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा कि मैं गाय का शुद्ध दूध पीता हूं। शुद्ध दूध पीता हूं। शुद्ध दूध पीता हूं। इस प्रकार से हम इसको सही करेंगे। फिर नेक्स्ट, मंत्री जी के द्वारा अपहृत लड़कियों की सहायता की गई। अब देखिए, ये बिल्कुल ही पदक्रम गलत है, ठीक है ना। इसको किस प्रकार से ठीक करेंगे? तो अपहृत, जो उनका अपहरण हुआ है, अपहृत लड़की, अपहृत लड़कियां, लड़कियों की, अपहृत लड़कियों की मंत्री जी के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा सहायता की गई। सहायता की गई। सहायता सहायता की गई, ठीक है। फिर एक, हमारे कुत्ते इधर उधर भटकते हुए पड़ोसियों के घर में जा घुसे। अब देखिए, हमारे कुत्ते इधर उधर भटकते हुए पड़ोसियों के घर में जा पहुंचे। अब ये हमारे कुत्ते कैसे हो गए और भटकते हुए कुत्ते भी कैसे हो गए? भटकते हुए पड़ोसियों के घर में जा घुसे, ऐसे कैसे होगा? बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग वाक्य देख लें आप। इसका पदक्रम में जो है कहीं ना कहीं जो है जो भंग हो चुका है इनका क्रम, और उस कारण ये वाक्य जो है अशुद्ध प्रतीत हो रहा है। तो उसको किस प्रकार ठीक करेंगे कि इधर उधर, इधर उधर भटकते हुए, भटकते हुए कुत्ते हमारे पड़ोसियों के घर में जा घुसे।
हमारे पड़ोसियों के घर में जा घुसे। अब सेंटेंस क्या था, हमारे कुत्ते कुत्ते हमारे और भटकते हुए पड़ोसियों के घर में जा घुसे, जबकि ये था कि इधर उधर भटकते हुए कुत्ते हमारे पड़ोसियों के घर में जा घुसे। तो एक जो पद क्रम का जो भंग होना था उस कारण अर्थ का अनर्थ हो गया या हास्यास्पद भी हो चुका। तो इस प्रकार की जो पद क्रम भंग होने के कारण जो है अशुद्धियां आपको वाक्य में देखी जा सकती है। तो किस प्रकार से ठीक करना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखें कि हमेशा हिंदी सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हिंदी में वाक्य बनेंगे उसमें सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया रहती है। हिंदी सेंटेंस की बात कर रहा हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा। और जो इंग्लिश सेंटेंस बनते हैं, इंग्लिश में ध्यान रखना कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट रहकर उसमें बीच में क्रिया रहती है। ध्यान रखें, ये सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में जो है यहां पे वर्ब रहेगी और फिर जो है वो ऑब्जेक्ट रहता है। तो हिंदी सेंटेंस में और इंग्लिश सेंटेंस में ये फर्क रहता है कि हिंदी सेंटेंस कैसे बनेगा, कर्ता, कर्म और क्रिया में। तो जो चीजें हैं इस प्रकार से आप डिसाइड करें कि पहले वाक्य में कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, तो उस चीज को सेट करके भी यहां पर आप इन पद क्रम के भंग स्थिति को जो है वापस क्रम में ला सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक मामूली पता होना चाहिए कि किस प्रकार से एक वाक्य का निर्माण हिंदी में होता है और इंग्लिश में भी किस प्रकार से होता है, एक सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए कुछ और वाक्य यहाँ पे, बच्चों को काट कर सेब खिला दो। बच्चों को काटकर क्या कह रहा है ये कि सेब, बच्चों को काटो और फिर सेब खिलाओ, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद मामला हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है बोला, तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे यहां पर कि देखिए, सेब को काटकर बच्चों को खिलाओ। सेब को काटकर बच्चों को खिलाओ। इस टाइप से हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों को खिलाओ, इस प्रकार से हम सही कर सकते हैं। अब देखो 25 साल पुरानी दवाइयों की दुकान, अब दवाइयां कितनी पुरानी है, 25 साल, तो कैसे होगा, जो इसका अर्थ का ये अनर्थ कर रहा है। देखो 25 साल पुरानी दवाइयों की दुकान, जबकि ये होगा कि दवाइयों की 25 साल पुरानी दुकान, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, दवाइयों की 25 साल पुरानी दुकान, 25 साल पुरानी दुकान, इस प्रकार से हम इसको सही कर सकते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेज हैं जिसके आधार पर आप देख सकते हैं कि आपके समक्ष वाक्य अशुद्धियों को लेकर किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, या ये कि किस किस प्रकार के सेंटेंस जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसे किस प्रकार हम ठीक कर सकते हैं। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने वाक्य की अशुद्धियां दो प्रकार की, पद प्रयोग के स्तर पर और वाक्य के प्रयोग, वाक्य स्तर पर पद प्रयोगों ने हमने अविकारी विकारी कारक चिन्हों के अनुसार जो है अशुद्धियां हो सकती है, उनको उदाहरणों के माध्यम से देखने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको उनको ढंग से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट में हमने वाक्य के स्तर पर पद क्रम की अशुद्धियों को देखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार ये कुछ अशुद्धियां हैं और इसी प्रकार की उदाहरण जो है आपको इन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसकिस प्रकार से उसको ठीक करना है आपको पता होना चाहिए। मैंने यहां पर आपको उदाहरणों के माध्यम से किस किस वाक्य को किस किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, उसमें गलती किस प्रकार की है
या कैसी त्रुटियां हैं उसको कैसे ठीक करना है, यहां पर इस बात को समझाने का प्रयास किया इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से। उम्मीद है कि आप उन्हें ढंग से समझ पाए होंगे और समझते हुए इसी प्रकार के और भी अभ्यासगत प्रश्नों को भली भांति करना है, भली भांति आपको अभ्यास करना है, ताकि व्यवहारिक व्याकरण दृष्टिकोण के अनुसार आपके समक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में जब भी इस प्रकार के बिंदु से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको ढंग से बिल्कुल भ्रांति न करते हुए, भ्रांति न पैदा करते हुए उसको सही उत्तर तक आप पहुंच पाए। तो लीजिए मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।